हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं कुलदीप और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज काफ़ी दिनों बाद में मैं स्टार्ट कर रहा हूं एसएफएम की क्लासेस आपके साथ में। क्लासेस नहीं, एक फास्ट ट्रैक रिवीजन रहेगा जिसमें मैं सारे थ्योरी एंड सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करूँगा कि आपके साथ में है वो एसएफएम के सारे डिस्कस कर लूँ। जो बेस रहेगा वो मेरा खुद का ही एक इन द प्रोसेस है, वो कंपाइलेशन चल रहा है एसएफएम का। जैसे मैंने एफआर का बनाया था वैसे ही मैंने इसका भी बनाया। यू कैन सी ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है एसएफएम के लिए जो मैंने ही बनाया। एंड मैंने जो पूरा एसएफएम है उसको ऐसे समराइज इंडेक्स के अंदर बांटा हुआ है। एज यू कैन सी पहला चैप्टर है तो उसका थ्योरी पार्ट एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं, ऐसे रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, वैल्यूएशन, सारे चैप्टर करके 14 चैप्टर को कवर किया है। उसके बाद में फिर आपके साथ में डिटेल इंडेक्स भी डिस्कस किया है कि थ्योरी के अंदर ये मेन 6 टॉपिक है जिसके ऊपर जो कि आपको इस पेज नंबर में मिल जाएंगे। एंड देन ये टोटल 4 क्वेश्चन उसमें कवर है। ऐसे रिस्क मैनेजमेंट, ऐसे सिक्योरिटी एनालिसिस और ये सारा ऐसे चलते चलता जैसा मेरा एफआर का रहा था वैसा। अब इनके आगे ना ये लिखा नहीं गया है कि ये कहाँ से क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन का ब्रीफ नहीं लिखा है, तो वो ओवर द पीरियड आपके सामने मतलब मैं जैसे इसको रिलीज़ करूँगा तो आ जाएगा। लेकिन अभी अपन इससे क्या कर रहे हैं, क्लासेज आज से चालू कर रहे हैं। एंड आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, एक बार मैंने ना, अभी मैं ये बता दूँ ये मेरा खुद का नहीं है, तो मुझे जो भी पूरा इंटरनेट पे कंबाइन, मतलब जो बेस्ट रिसोर्सेस है, जो कुछ मिला ना मैंने सारा एक जगह कंबाइन किया हुआ है इस एक बुक के अंदर, जो कि अभी 433 पेजेस की है। इसमें सारे क्वेश्चन अभी तक के सारे थ्योरी नोट्स इस एक में कंबाइन करे हैं बस मैंने, बेस्ट फैकल्टी से उठा के, जो भी मेरे को जैसा सही लगा वैसा। कहीं पे आईसीआई के भी उठाए हुए हैं पूरे के पूरे, तो कुछ इस तरह से मैंने किया हुआ है। अगर आप अजय अग्रवाल वाला फॉलो कर रहे हो तो आपको ये थ्योरी वाला पार्ट मैंने उन्हीं का देखा था, बहुत सही था। तो एक बार पढ़ाने के पर्पज़ से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको कन्वर्ट किया चेंज कर दूँगा। ओके, सो पहला चैप्टर है अपना फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी वाला चैप्टर। ओके, इस चैप्टर के अंदर थ्योरी पार्ट में मैं बता दूं सिर्फ 1.5 या 2 पेज की जो मेन थ्योरी है वही अपन को कवर करनी है। तो मैं आपको एक ब्रीफ रीडिंग ही दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए कि आखिर इस चैप्टर के अंदर है वो टॉपिक क्या क्या है। एंड ये वाले है ना याद करने हैं। मैं आपको बता दूँ मेरे ना एसएफएम के अंदर 2 अटेम्प्ट के बताता हूँ मैं आपको। जुलाई 21 एंड नवंबर 21, इसमें मेरे आए थे 57 मार्क्स और इसमें आए थे मेरे 51 मार्क्स। एंड दोनों का ही बता दूं, इसमें भी मेरे को थ्योरी में सिर्फ 5 मार्क्स मिले थे और इसमें मेरे को थ्योरी में 0 मार्क्स मिले थे, क्योंकि मेरी थ्योरी हमेशा वीक है। अगर मैं यहाँ पे थ्योरी में भी अच्छा स्कोर कर लेता तो मेरा ये भी निकल जाता कब का, ठीक है, लेकिन नहीं निकला, कोई बात नहीं। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मेन चीज़ क्या है, थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम मिस नहीं कर सकते हैं। सो बिफोर अपन प्रैक्टिकल पार्ट पे जाएं, एटलीस्ट थ्योरी में आपका इतना माइंडसेट बिल्ड कर लीजिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ओके, सो सबसे पहला टॉपिक जो अपन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं वो है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। ओके, ये जो पहला चैप्टर है ये क्या बताता है कि आपको सिंपली ये बताता है कि जो फिनेंशियल पॉलिसीज़ होती है आपके ऑर्गेनाइजेशंस की, वो और जो आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हो, ठीक है, उन दोनों के अंदर में क्या इंटीग्रेशन है, क्या वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है, कैसे वो एक दूसरे को हिट करती है। फाइनेंशियल पॉलिसी मतलब कि फिनेंस के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसी, आपको पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, कितना आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कितना आप कमाओगे, कितना आप रिटेन करोगे, ये जो भी आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज है वो सारी। एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो धंधा है, आपको कहाँ आगे लेके जाना है, एक विज़न क्या है आपका, उन दोनों के बीच में जो ये है वो एक चैप्टर लाइन करता है। और ये बेसिक बताता है कि ये जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होती है, ठीक है, इनके बेसिस पे हमको ये पता रहता है कि हमको फंड्स कहाँ लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से पैसे कमाने हैं, कहाँ से नहीं है, और इसके साथ साथ में बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, ये अपना कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का पार्ट है। सो सी यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आईसीआई जो पूछता है ना, ये मेन समरी ही है एक तरह से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आईसीआई पूछता है हमेशा वो है कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क क्या है। ओके, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क क्या है। तो सी सारे के सारे बिजनेस, मतलब ये क्या होगा, स्ट्रेटेजिकली यानी कि एक रणनीतिक तरीके से किस तरह से आप डिसीजन मेकिंग करोगे फिनेंस के रिगार्डिंग की। तो 3 चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। फर्स्ट, आपकी क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यहाँ पे। सेकंड चीज़ आती है आपकी फिनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए एंड सिस्टम्स होने चाहिए। पहली चीज़ आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए, सेकंड चीज़ आपके पास में रिसोर्सेज होने चाहिए, एंड थर्ड थिंग राइट मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए। ओके, तो टीम है वो क्या होनी चाहिए आपकी, एकदम राइट होनी चाहिए। जब आपके पास में एक स्ट्रेटेजी है यानी एक विज़न, आपको पता है कहाँ जाना है, जब आपके पास में रिसोर्सेज है, ओके, ताकि आप उसको अचीव कर सको, एंड थर्ड जो आपके पास में टीम है वो भी एकदम राइट मैनेजमेंट टीम है, तो इस केस के अंदर आप अपने क्या कर लोगे,
ये जो तीनों फंडामेंटल्स है वो अचीव कर लोगे और आपका जो भी डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है वो आपका सक्सेसफुल रहेगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी प्लस फिनेंस प्लस मैनेजमेंट, यानी कि SFM का पूरा नाम यहाँ पे ब्रीफ कर दिया। ये एक किसी भी बिजनेस का क्या हो सकता है, फंडामेंटल। तो जब भी आप SFM के नाम को देखो तो अब आपके दिमाग में जो है वो क्या नहीं आना चाहिए, SFM कोई सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, बल्कि ये क्या आना चाहिए, ये तो फंडामेंटल है बिजनेस का। ओके, अब बात करते हैं कि SFM के अंदर क्या क्या फंक्शंस है जो अपन परफॉर्म करते हैं। स्ट्रेटेजिकली अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या? सबसे पहले पैसा कहाँ से आएगा, दैट इज़ द फाइनेंसिंग डिसीजन। सेकेंड आता है अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि हमको वो पैसा आ तो गया, लेकिन अब लगाना कहाँ पे है। आया कैसे आ सकता है, इक्विटी से आ सकता है, डेब्ट से आ सकता है, इन सोर्सेज से आ सकता है, लेकिन अब अपन को आगे लगाना कहाँ पे है, वो सोर्सेज कौन डिसाइड करेगा अपना। लाइक इक्विटी में लगाना है, शेयर मार्केट में लगाना है, सिक्योरिटी मार्केट में लगाना है, गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाना है, गोल्ड में लगाना है, सिल्वर में लगाना है, कमोडिटी में लगाना है, कहाँ लगाना है, रियल एस्टेट में लगाना है, धंधों में लगाना है, स्टार्टअप्स में लगाना है। ये सब कौन डिसाइड करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देन आता है थर्ड, इन्वेस्टमेंट से आप अर्निंग तो करोगे ना, तो उस पर आप जो अर्निंग कर रहे हो उसमें से आप अपना कितना पार्ट है वो एज ए डिविडेंड वाला रखोगे। ओके, एंड लास्ट में आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे रख रहे हो। तो ये 4 मेन डिसीजंस हैं जो कि अपन इसके अंदर देखते हैं। उसके बाद में आता है स्ट्रेटेजी एट डिफरेंट हायरार्की लेवल। तो सी यहाँ पे 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी होते हैं, 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी हैं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी एंड फंक्शनल या डिपार्टमेंटल। कॉर्पोरेट लेवल एकदम टॉप मैनेजमेंट, कोई भी कंपनी है उसके अंदर एकदम जो टॉप मैनेजमेंट पे जो ली जाती है वो कौन सी हो गई, कॉर्पोरेट। इनका मेन ये क्या टाइप के डिसीजन से लेते होंगे, यार हमें इस कंपनी को, मतलब खुद की कंपनी चल रही है, फिर दूसरी कंपनी में कंपटीटर्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कोई नया मार्केट में कंपटीटर आ रहा है तो क्या हमसे वो आगे तो नहीं निकल जाएगा, ठीक है। थर्ड थिंग, किसी कंपनी को अक्वायर करना है तो, किसी दूसरे बिजनेस सेगमेंट में एंट्री लेनी है तो, ये सारे डिसीजन किस में आते हैं, आपके कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में आते हैं। ओके, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ये आंसर करते हैं 3 चीज़ों का, ठीक है। कि एग्जाम्पल के मान लो कंपनी के सामने कोई प्रोजेक्ट आया है, ठीक है, प्रोजेक्ट बोले तो कि कोई दूसरी कंपनी आई है कि हमें अक्वायर कर लो, तो अक्वायर कर लो तो वो ये चीज़ देखेगी पहला कि उसको सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। सेकेंड चीज़ फिजिबल है या नहीं है, मतलब उतने पैसे उसके पास में है भी या नहीं है, और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं क्या वो कंपनी में एक्सेप्टेबल होंगे भी या नहीं होंगे, या मार्केट में एक्सेप्टेबल होंगे भी या नहीं होंगे। तो सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी है वो अपन चेक करते हैं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी जो होती है वो ये 3 चीज़ों पे आंसरेबल होती है। देन आता है बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी। बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी क्या होती है, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन करते हो ऑपरेटिंग यूनिट पे। टॉप लेवल पे आ गई कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, उसके बाद में मीडियम मैनेजमेंट आ जाता है जो कि मान लो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के हेड हो गए। जैसे ITC एक कंपनी है, ITC के अंदर जैसे आप देखोगे ना, सिगरेट का एक अलग बिजनेस है, ठीक है, अदर प्रोडक्ट्स के भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं। तो हर एक के ऊपर जो ITC का मेन है वो हेड बैठे हैं, और उनके बाद में हर एक जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर एक अलग से ऑपरेशनल हेड्स रहते हैं। तो वो जो लेवल है उनका दिमाग क्या काम करेगा कि किस तरह से वो ऑपरेशनल सिनर्जीज लेके आएँ कंपनी में, किस तरह से वो ऑपरेशंस को और ज़्यादा स्मूथ करें कि इनकी कॉस्ट कम हो और इनका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो, उसकी सेल कैसे इंक्रीज़ करें। तो ये सारी चीज़ें वो क्या यहाँ पे आ जाती है, आपकी बिजनेस यूनिट लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर आ जाती है। देन आता है हमारा फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, मतलब उनके बाद में भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बने होते हैं। लाइक सिगरेट है तो वहाँ पे भी सेल, परचेज, HR सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, और उन डिपार्टमेंट लेवल पे जो भी स्ट्रेटेजी डिसाइड की जाती है, जैसे कि R&D, ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, तो यहाँ पे जो डिसाइड की जाती है वो आपकी किसकी हो गई, फंक्शनल लेवल यूनिट स्ट्रेटेजी हो गई है। ओके, तो 3 लेवल पे है, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेटेजी करते हो। फर्स्ट कॉर्पोरेट लेवल पे, सेकंड बिजनेस लेवल पे, एंड थर्ड आता है आपका फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। मैं एक चीज़ बता दूं, मैं ना यहाँ पे एकदम डिटेल में नहीं जा रहा, बिकॉज मेरे को पता है मेरे को आपको 15 मिनट में ये चैप्टर खत्म कराना है, तो उसके लिए जितना फास्ट चल पाऊंगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। देन आता है फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। अभी तक अपने क्या क्या टॉपिक देखे, सी मैं आपको बार बार याद कराता जाऊँगा। सबसे पहले हमने देखा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क क्या है। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, जिसके अंदर स्ट्रेटेजी, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की बात की गई थी, जो कि फंडामेंटल है बिजनेस का। तो फंडामेंटल क्या है बिजनेस का, SFM है। SFM कहाँ पे, ये टॉपिक कौन सा था, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। देन आता है फंक्शंस क्या है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो 4 टाइप के फंक्शंस आते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस,
डिविडेंड एंड पोर्टफोलियो डिसीजंस। ओके, तो 4 टाइप के फंक्शंस हैं। अब मैं एक चीज़ बता दूं, इसके बाद में हमने देखा था स्ट्रेटेजी क्या होती है डिफरेंट हायरार्की लेवल पे। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस लेवल है वो स्ट्रेटेजी, 3 स्ट्रेटेजीज आती है। उसके बाद में आता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास में फाइनेंस कहाँ से आ सकता है, ठीक है, किस टूल्स से हम यूज़ करेंगे ताकि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएँ। एट द एंड किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना या पैसा कमाना। तो पैसा कमाने के लिए पैसा आएगा कहाँ से, लगाएंगे कहाँ पे और उससे प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, ये 3 चीज़ें दिमाग में रखनी है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या क्या है, क्या फाइनेंशियल टूल्स आप यूज़ करने वाले हो ताकि आप फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाओ। ओके, देन आता है अपना 5th पॉइंट जो कि बोलता है इंटरफेस क्या है फाइनेंशियल पॉलिसी का एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। व्हाट इज द इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल पॉलिसी मतलब कि यही कि पैसा आएगा कहाँ से, लगाना कहाँ है एंड गोल क्या है हमारा, उसको कैसे अचीव करेंगे, ये चीज़ करना। और साथ में इसके साथ में मतलब पैसे के हिसाब के साथ में स्ट्रेटेजिकली मैं मैनेज कर रहा हूँ चीज़ों को। ओके, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, पैसा तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट, आपकी शादी ही है, ठीक है, शादी है तो एक चीज़ बताओ, मेरे को बताओ बिना पैसे के हो जाएगी। अगर नॉर्मली बात करूँ, देखो जिद तो करने की बात अलग होती है, लेकिन नॉर्मली कहूँ तो नहीं पॉसिबल हो पाती है। रीज़न भी कि आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, प्रोसेसेस चाहिए, गिफ्ट देने पड़ते हैं और सब कुछ करने पड़ते हैं, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो आपको पैसा वाली चीज़ जो है वो क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड सेकंड चीज़ आती है स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना। पूरी शादी को अच्छे से मैनेज करते हैं ना, अपन को पता है अपने पेरेंट्स लोग होते हैं उनका क्या हाल हो जाता है, तो उसको स्ट्रेटेजिकली मैनेजमेंट बोलते हैं एक तरह से। तो फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यानी वो पैसा वाला हिसाब और बाकी सब चीज़ों को मैनेजमेंट करना, इन दोनों का इंटरफेस क्या है, इन दोनों का मतलब आपस में ये कनेक्टेड कैसे हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द फैक्ट, देखो यहाँ पे हमारे सामने फैक्ट्स प्रेजेंट हैं कि किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, पैसा है, ठीक है, एंड जो एंडिंग पॉइंट है वो भी क्या है, पैसा है। स्टार्ट पैसे से एंड पैसे पे, पैसा ही सब कुछ है। सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है स्ट्रेटेजिक प्लान का। पैसा आएगा कहाँ से, सोर्सेज क्या है एंड क्या आपका कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब कि ये किसका, सोर्सेज की ही बात कर रहा है। सोर्स कहाँ से, मैंने बोला था आपको इक्विटी से ले सकते हो, आप डेप्ट से ले सकते हो, तो वो आप एक जिस प्रोपोर्शन में रखते हो ना कि इक्विटी इतना, डेप्ट इतना, वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं अपन उसको। ये एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन हो जाता है बिकॉज ये आपकी कंपनी की एग्जिस्टेंस को इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने इक्विटी ज़्यादा इशू कर दी बाहर लोगों को, तो फिर मेरे पास कंट्रोल ही नहीं रहेगा कंपनी का, और जब कंट्रोल ही नहीं रहा तो मेरी स्ट्रेटेजी वहाँ पे फेल है, फिर बिजनेस ही कहाँ से चलेगा, फिर तो बाहर वाले चला रहे हैं। ओके, तो स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर है वो इंपॉर्टेंट डायमेंशन किसकी आ जाती है, कैपिटल स्ट्रक्चर की। और कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए हमें ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या रहने वाला है। अनदर इंपॉर्टेंट, मतलब ये दोनों इंटरकनेक्टेड है एक तरीके से समझो। स्ट्रेटेजी क्या थी, बिजनेस पे कंट्रोल रखना, और कंट्रोल रखने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा इक्विटी से कितना ले, डेब्ट से कितना ले, ये दोनों डिसाइड करना स्ट्रेटेजी के साथ में, ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी होगी दोनों के बीच में। देन आते हैं इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है एंड फाइनेंशियल पॉलिसी है, वो है इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट। पहला कौन सा, सोर्सेज क्या रहेंगे, सेकंड इन्वेस्टमेंट कहाँ रहेंगे और फंड कितना अलोकेट करना है। अब से एग्जांपल के लिए मान लो आईटीसी है, 10 अलग अलग बिजनेस सेगमेंट है, किस में कितना पैसा उसको हर साल लगाना ही पड़ता होगा ना, तो अब किस में कितना लगाए, किस में कितना एक्सपेंशन करे। ओके, ये एक्सपेंशन करना एक स्ट्रेटेजिक प्लान है, लेकिन पैसा का तो आउटफ्लो हो रहा है, और पैसा का आउटफ्लो हो रहा है तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड एक दूसरे पे हो जाते हैं। जितना पैसे का आउटफ्लो होगा उतनी स्ट्रेटेजी ज़्यादा बढ़िया काम कर सकती है। देन आता है डिविडेंड पॉलिसी, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, सोर्सेज हो गया, यहाँ पे अपना क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड थर्ड बचता है अपना कि जो भी आपने कमाई की उससे आप कितना आप लोगों को देने वाले हो, यह भी आपकी स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस की बात करता है। ठीक है, यह स्ट्रेटेजिक प्लान था, मैं एक बार दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। यह आपका स्ट्रेटेजिक क्या था, प्लान था, यह आपका मैनेजमेंट था, एंड ये स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। ओके, ये कीवर्ड्स है जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। ओके, विदाउट इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ ए कंपनी है कैन नॉट बी वर्कआउट इन आइसोलेशन, और ये तीनों बातें लिखने के बाद में, मतलब सोर्सेज, उसके बाद में कहाँ यूटिलाइजेशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, एंड देन डिविडेंड आपकी क्या डिसीजन रहेगा डिस्ट्रीब्यूट करने की, ये तीनों है वो आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे से छुपे बिना काम नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है वो कोज करती है, मतलब एक के कारण दूसरे पे इम्पैक्ट आएगा। अगर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी कारण है तो फाइनेंशियल पॉलिसी पे इफेक्ट आएगा, या फिर फाइनेंशियल पॉलिसी अगर कारण है
तो उसके कारण आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी पे क्या आएगा इम्पैक्ट। एग्जाम्पल के लिए आपके पास सिर्फ 1 करोड़ है, तो उसके कारण क्या करना पड़ेगा, अब आपको सोच सोच के खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास में सिर्फ 1 करोड़ रुपए है। अब एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास 10 बिजनेस आइडिया और सब में 15-15 लाख रुपए लगे, तो आपको 1.5 करोड़ की जरूरत है, लेकिन आपके पास है 1 करोड़, तो यहाँ से आपकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान के चलो आपके पास में अनलिमिटेड फंड है, ठीक है, फंड्स का कोई इश्यूज ही नहीं है, लेकिन आपके पास में कोई बिजनेस प्लान ही नहीं है, तो फिर उसके कारण भी आपका फाइनेंशियल डिसीजन इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए आप इसको आइसोलेशन में नहीं कर सकते हैं, रेदर देन आपको इसको क्या करना पड़ता है, रेदर देन आपको इसको है वो साथ साथ में इंटीग्रेटेड है, वो आपको वर्कआउट करना पड़ता है। अब ये हो गया अपने 5 टॉपिक, एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा। सबसे पहले SFM डिसीजन, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, जो कि सीधी सिंपल सी एक बात बताता है कि क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए एंड राइट मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए। देन आता है फंक्शन में 4 फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, डिविडेंड एंड पोर्टफोलियो डिसीजन। ये तीनों जो ऊपर वाले पॉइंट थे वही नीचे भी आए थे, किसमें, जो इंटरफेस वाला पॉइंट अपन ने पढ़ा था उसमें। उसके बाद में आता है अपना स्ट्रेटेजी एट डिफरेंट हायरार्की लेवल, दैट इज द कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस यूनिट लेवल एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। देन आता है फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि बात करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल एंड फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए। देन आता है अपना बैलेंसिंग कैसे रहेगा रिसोर्स फाइनेंशियल गोल की वर्सेस सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है, आप ये कैसे अचीव करने वाले हो, ये बात की गई है आपकी यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट जो है सस्टेनेबल ग्रोथ का वो हेल्पफुल है फॉर प्लानिंग हेल्थी कॉर्पोरेट ग्रोथ। जो हेल्थी कॉर्पोरेट, अब देखो ये कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी क्या है पहले मैं ये बता दूँ। सस्टेनेबल मतलब कि आप उतना ही करो जितनी ज़रूरत है, ओके। सस्टेनेबल ग्रोथ होती है ना वो इन्फिनिटी तक जाती है, कि आप धीरे धीरे ग्रो करते रहो, आप क्या रहोगे, इन्फिनिटी तक आप अलाइव रहोगे, आप जिंदा रहोगे। लेकिन अगर आपकी अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है ना, तो एक टाइम आएगा उसके आने के बाद में आपकी ग्रोथ ही खत्म हो जाएगी, ओके, और फिर आप डिक्लाइनिंग चालू कर दोगे। एग्जाम्पल के लिए ऑयल कंपनीज हैं, ठीक है, अगर वो ग्रोथ को ध्यान में रखे तो वो जितना ज़्यादा हो सके धरती से पेट्रोल निकालेंगे या क्रूड ऑयल निकालेंगे। एक टाइम आएगा 100 साल, 500 साल, 1000 साल बाद में जब ऑयल ही नहीं बचेगा, तो उस टाइम क्या फिर इनका कंपनी का बिजनेस चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या बोलते हैं, एक लिमिट के अकॉर्डिंग आप चलते जाओ, तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज भी खत्म नहीं होंगे एंड आपकी ग्रोथ भी मेंटेन रहेगी। समझ गए? तो ये था, यहाँ पे ये हेल्पफुल है फॉर प्लानिंग हेल्थी कॉर्पोरेट ग्रोथ। ये जो दिस रिक्वायर्स टू सेट सेल्स ग्रोथ गोल्स दैट आर कंसिस्टेंट विद द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द फर्म। तो ये जो ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज है फर्म की, उसके साथ में कंसिस्टेंट होनी चाहिए। एंड जो भी सस्टेनेबल ग्रोथ है वो इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरप्राइज के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए। टू फास्ट और टू स्लो ग्रोथ है विल अगेंस्ट इंटरप्राइज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हो या फिर आपकी ग्रोथ एकदम ही कम है, तो आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे एक लेवल पे, ठीक है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा आगे भाग गए हो तो फिर आपको पता ही नहीं आप कहाँ चले गए हो। तो दोनों ही नहीं चाहिए, एक सस्टेनेबल ग्रोथ होनी ज़रूरी है, ओके। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को 2 टाइप से सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, एक तो फिनेंशियल सस्टेनेबल और एक नॉर्मल सस्टेनेबल। फिनेंशियल सस्टेनेबल क्यों और ये अलग अलग क्यों है, तो इसके ऊपर ICAI ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। इसको अच्छे से समझना कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल कौन बनाता है, सबसे पहले ये समझो, फिर फाइनेंशियल वाला भी आ जाएगा। सस्टेनेबल मतलब कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं चलाता हूँ अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री चला रहा हूँ, एंड अब मेरे को ये बताओ कि क्या चीज़ है जो ये इंश्योर करेगी कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरी रिलायंस है वो लॉन्ग टर्म में क्या हो, चलती रहे। नो डाउट फाइनेंस एक पॉइंट होगा, लेकिन उसके अलावा मेरा स्ट्रेटेजी पे भी फोकस होगा यहाँ पे, ओके। स्ट्रेटेजी पे भी फोकस होगा और मैनेजमेंट पे भी फोकस होगा। तो मेरे पास में एक क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट होना चाहिए, ठीक है। मैं अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाना चाहिए, जो भी कॉम्पिटेंट स्टाफ है उसे मैं अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ एंड रिटेन कर पाना चाहिए, मैं फर्दर रिसोर्सेज को लीवरेज कर पाना चाहिए एंड कम्युनिटी का मेरे पास में सपोर्ट होना चाहिए। सी, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस के पास में एक क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होनी चाहिए कि उसे कहाँ जाना है, उसके पास में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए जहाँ वो अपने लोगों को बिठा सके, उसके जो लोग हैं वो उसके पास में अट्रैक्ट भी होने चाहिए एंड रिटेन भी रहने चाहिए। ये नहीं कि आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो उससे आपका टर्नओवर इंक्रीज़ होता है, रेदर देन वो ना होने के कारण आपने जो भी हायरिंग की वो आपके पास में लाइफ लॉन्ग रहे, ऐसा ट्राई करो।
आप अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करो कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है जिसमें रिलायंस एंट्री कर सकता है, तो उसको कंटिन्यूसली आइडेंटिफाई करते रहो। तो इससे क्या रहेगा, हम सस्टेनेबल रहेंगे, मार्केट की चेंज के अकॉर्डिंग, परिवर्तन के अकॉर्डिंग वो कंटिन्यूसली वर्कआउट करते रहेंगे। एंड साथ साथ में लीवरेज करनी चाहिए फर्दर रिसोर्सेज को। मेरे को और भी रिसोर्सेज चाहिए, तो मेरे पास में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उनको लीवरेज कर सकता हूँ। एंड कम्युनिटी का मेरे पास में, यानी सोसाइटी का मेरे पास में सपोर्ट होना चाहिए। वही बात करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को फिनेंशियली सस्टेनेबल कैसे किया जा सकता है। फिनेंशियली के अंदर बात करें तो यहाँ पे मोर देन वन सोर्स ऑफ आपकी इनकम होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ पैसे की बात होगी और किसी की नहीं होगी। पैसे के ऊपर को एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, एक से ज़्यादा वे में आप इनकम जनरेट करने चाहिए, एक से ज़्यादा आपके पास में एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए, अच्छी पब्लिक इमेज होनी चाहिए एंड फाइनेंशियली ऑटोनॉमी होनी चाहिए। अच्छी पब्लिक इमेज होनी चाहिए तभी तो पैसा मिलेगा, एडुकेट फाइनेंशियल सिस्टम होने चाहिए, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, एक से ज़्यादा आपके पास में तरीके होने चाहिए कि आप इनकम को जनरेट कर पाओ, और फिनेंशियली आपके पास में ऑटोनॉमी होनी चाहिए। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले चैप्टर में, तो वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और फॉर्मूला सेम यही यूज़ होता है वहाँ पे भी। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या है कि यह फर्म की वो मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ है जिसके अंदर और ग्रोथ किसके अंदर है, सेल्स के अंदर है, ठीक है। सेल्स के अंदर एट ए गिवन लेवल ऑफ प्रॉफिट, अगर आपको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए हर साल, तो आपकी कितनी ग्रोथ होनी चाहिए सेल्स के अंदर, डिविडेंड पे आउट के अंदर एंड डेप्ट रेशियोज़ के अंदर, ताकि ना तो आपका डेप्ट इंक्रीज हो, ना आपका डिविडेंड पे आउट है वो कम हो, सब कुछ मेंटेन रहे, ओके, एंड स्टिल आपकी ग्रोथ रहे, उसको अपन सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कहते हैं। 3 टॉपिक के बारे में बात करती है ये, क्या क्या चीज़ें, फर्स्ट प्रॉफिट क्या है, सेकंड डिविडेंड पे आउट क्या है, एंड थर्ड डेप्ट रेशियोज़ क्या है, ओके। इसका फॉर्मूला क्या है, SGR इक्वल टू ROE इंटू 1 माइनस डिविडेंड पेमेंट रेशियो। तो 1 माइनस DPR करोगे तो क्या बचा आपके पास में, रिटेंशन रेशियो कितना है। रिटेंशन रेशियो को अगर आप ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका क्या आ जाता है कि जितना भी आपने एडिशनल रिटेन करके रखा है उस पर आप कितनी अर्निंग कर रहे हो उतना ही पैसा आपका फिर से लगेगा, तो वो आपकी एक सस्टेनेबल ग्रोथ रेट आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जो मैंने आपको करा दिया। उसके बाद में इसके थ्योरी क्वेश्चन है, ये भी देख लो। जो पहला क्वेश्चन था वो आया हुआ है की डिसीजंस विच फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड एंड पोर्टफोलियो, ये 4 डिसीजन अपन ने देखे थे। फाइनेंशियल डील करता है कि फाइनेंसिंग कैसे आएगी, मोड ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगा। इन्वेस्टमेंट है वो डील करता है कि प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन करें हम फंड्स का, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके, ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कैपिटल प्रोजेक्ट्स में, ओके। काम पे कितनी रिस्क है वो भी ध्यान में रखें, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इवेल्यूएट किए जाएँ इन रिलेशन टू देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क से आप कंपेयर करें। यहाँ पे आप ये देखो कि जो भी आपने अर्निंग की है उसमें से कितना आप पेमेंट करोगे शेयर होल्डर्स को। एंड पोर्टफोलियो के अंदर यह इन्वॉल्व करता है इवेल्यूएशन करना इन्वेस्टमेंट का, टाइम टू टाइम आप अपने इन्वेस्टमेंट को इवेल्यूएट करते रहो ताकि पोर्टफोलियो है वो एग्रीगेट परफॉर्मेंस है इंटायर कॉर्पोरेशन की वो अच्छी जाए, ओके। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने बता दिया। सेकेंड आता है आपका सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहा है, फाइनेंशियल गोल कैन बी बैलेंस्ड वर्सेस सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये बोल रहा है कि आपके जो फाइनेंशियल गोल है और जो आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ है उन दोनों को आप कैसे एक दूसरे से वो अलाइन करोगे। तो जो सस्टेनेबल ग्रोथ का है ये मैं पढ़ देता हूँ। जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल ग्रोथ का वो हेल्पफुल रहता है फॉर प्लानिंग हेल्थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ग्रोथ। द कॉन्सेप्ट फोर्सेस मैनेजर्स टू कंसिडर द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेल्स increase and to set sales growth goals and are consistent with the operating and financial policies of the firm. Often a conflict can arise if growth objectives are not consistent with the value of the organization's sustainable growth. Question concerning right distribution of resources may take a difficult shape if we take into consideration the rightness not for the current stakeholders but for the future stakeholder also. To take an illustration, let us refer to the fuel industry where resources are limited in quantity and a judicious use of resources is needed to cater to the need of future customer along with the need to the present customer. One may notice the save fuel campaign, ठीक है, ये ऑयल कंपनी की बात कर रहा है कि जैसे सस्टेनेबल ग्रोथ और फाइनेंशियल गोल को कैसे अचीव करें। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ना ऐड कराया हुआ है, जैसे IOC अपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो उन्होंने कहा था कि ऐड चलाया, ऐड में क्या बोला कि सेव फ्यूल, ओके, आपको फ्यूल को सेव करना है
तो उसके जो ये कैंपेन है वो क्या कर रहा है, एक तरह से डी मार्केटिंग कर रहा है उसके फ्यूल प्रोडक्ट को, लेकिन स्टिल यह क्या कर रहा है, सोसाइटी के अंदर एक है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव अप्रोच देके जा रहा है, जहाँ पे वो अपनी सिर्फ सेल्स ग्रोथ के ऊपर या फिर कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल पे फोकस नहीं करके वहाँ पे सोसाइटी के लिए भी क्रिएट कर रहे हैं और साथ में एक अपनी स्टेबल ग्रोथ रेट है वो बना रहे हैं। उसके बाद में था सस्टेनेबल ग्रोथ है वो इम्पोर्टेंट है टू इंटरप्राइज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा स्लो जो ग्रोथ रेट है वो किसके अगेंस्ट में जा सकते हैं, इंटरप्राइज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अगेंस्ट में जा सकते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इंटरप्राइज डेवलपमेंट। अडॉप्ट करना सूटेबल फाइनेंशियल पॉलिसी इनिशिएटिव टू मेक श्योर एंटरप्राइज ग्रोथ स्पीड क्लोज टू सस्टेनेबल ग्रोथ रेशियो एंड हैव सस्टेनेबल हेल्थ डेवलपमेंट। तो ये बात थी आपका ये वाला क्वेश्चन में, ये वाला कर लेना, वैसे ये काफ़ी टाइम से आया नहीं है, इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है ये। ओके, उसके बाद में आता हूँ मैं नेक्स्ट में, ये इंटरफेस वाला है। यहाँ पे अगेन वही तीनों डिसीजंस की बात करेगा। सबसे पहले किसकी बात करेगा, स्ट्रेटेजिक प्लान की, जो कि आपका ये हो गया कि क्या ज़रूरी है, तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेटेजिक प्लान हो गया है। सेकेंड आएगा फिर आपका पॉलिसी मेकर्स हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। ओके, अभी तो ये मिक्स की बात कर रहा है तो यानी ऊपर वाला ही पॉइंट है। यहाँ पे जो नीचे आए देखोगे तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आ गया, फंड एलोकेशन डिसीजन, देन फिर यहाँ पे नीचे डिविडेंड, मतलब जो ऊपर पढ़ा था ना अपन ने समरी में वो भी लिखोगे तो भी मार्क्स पूरे मिलेंगे इसमें। ओके, देन ये आ गया अपना SGR क्या है, सस्टेनेबल ग्रोथ एट एंटरप्राइज फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ प्लानिंग हेल्थी कॉर्पोरेट ग्रोथ। तो जो सस्टेनेबल ग्रोथ है वो इंपॉर्टेंट है इंटरप्राइज के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए। ज़्यादा फास्ट या स्लो ग्रोथ है वो अगेंस्ट में जा सकती है, इसीलिए फाइनेंशियल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरप्राइज के डेवलपमेंट में। अडॉप्ट करेंगे सूटेबल फाइनेंशियल पॉलिसी इनिशिएटिव टू मेक श्योर एंटरप्राइज ग्रोथ स्पीड क्लोज टू सस्टेनेबल ग्रोथ रेशियो एंड हैव सस्टेनेबल हेल्थ डेवलपमेंट। जो SGR है एक फर्म का वो ये आपके तीनों हो गए हैं। अगेन वो का वही टॉपिक है, आप वहाँ से भी इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन रिस्क मैनेजमेंट कवर करने वाले हैं, तो ये वीडियो मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय।